वो साइन क्या है? हाँ, वो साइन एक्स है। नहीं, मतलब वो यहाँ तो मैंने प्रॉपर डी यूज किया है डेरिवेटिव में, वहां पे डेल वाला साइन यूज किया है। क्या हो गया इसको आज? अ, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा है? एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट। तो अपन इन जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं लिखते, तो अपन ने सब जगह अपॉन में dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में तो ओनली y ही इंडिपेंडेंट, सॉरी y ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड केस में y और z ये दोनों डिपेंडेंट है, तो वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने सिलेबस में ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, यानी कि एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट अपने सिलेबस में तो बहुत ही सिंपल केस है। अभी मैंने जैसे अभी बस ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसे हैं। तुम बता सकते हो कि फर्स्ट वाले एग्जांपल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है? टू। और टू कौन सा वाला टू है? dy बाई dx का होल स्क्वायर वाला टू है या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टू है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है वो ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब अपन डेरिवेटिव को बोलते हैं। तो हम बात करें नेक्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
the order of highest order.
ये लिखा है सारा। देखो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर तो टू समझ आता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है इसका डिग्री कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट की क्या ये डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का पॉलिनोमियल है। कोई भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कब बोलते हैं? अगर कोई भी एक्सप्रेशन x में पॉलिनोमियल है तो x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। फ्रूट या नेगेटिव वगैरह नहीं चलेगा। अगर वेरिएबल यानी कि x के सारे पावर्स होल नंबर में है तो हम उसको x का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल देंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका पावर 2 और 1 है, दोनों ही होल नंबर है। तो ये डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका हाईएस्ट पावर। अभी हाईएस्ट ऑर्डर का तो ओनली यही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और इसका पावर 1 है। तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, समझ आता है? मान लो कोई दो अलग अलग जगह पे डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक का पावर 2 है एक का पावर 3 है, तो फिर हम 3 बोल देंगे डिग्री को। जहाँ पे दोनों जगह मैंने हाईएस्ट यूज किया है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका भी हाईएस्ट पावर अपन यूज करेंगे। ठीक है, बट ये सारा कुछ तब है जब हमने उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल में या तो ऑलरेडी रिटर्न है जैसे ये वाला केस है, या फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपन अभी देख लेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, याद रखा हमने। इसका ऑर्डर क्या? ऑर्डर 2 या 3? जो लोग बोल रहे हैं 2 हैंडल्स करो और 3 हैंडल्स करो। ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि सेकंड डेरिवेटिव है उससे डिसाइड होगा। तो ऑर्डर 2 समझ आता है भाई। डिग्री, जो लोग बोल रहे हैं डिग्री 3 है हैंडल्स करो। कुछ और डिग्री किसी का आंसर 0 तो नहीं बोलेंगे। अब देखना ये स्टेटमेंट समझ आता है क्या? दोनों dy by dx और d square y upon d square दोनों ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये कोई फंक्शन के अंदर नहीं आ सकते। तो अभी ये लॉग में आ रहा है, अगर तुम इस लॉग को हटाना ट्राई करोगे तो यहाँ पे e raised to power में आ जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो अगर यहाँ भी लॉग लिखा होता राइट साइड में भी तो फिर अपन एंटी लॉग लेके लॉग को हटा सकते हैं, उस केस में पॉलिनोमियल बन जाता। बट अभी तो नहीं है, तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है बिकॉज ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल नहीं है। ये डालो सारा।
डेरिवेटिव जो है वो साइन कॉस e raised to power log वगैरह में नहीं आना चाहिए। देखो फर्स्ट वाले केस में ऑर्डर और डिग्री दोनों वन समझ आते हैं। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अपन इसको लॉग लेके पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अपन ने dy by dx इज इक्वल टू ln ऑफ sin स्क्वायर y लिखा। ये तो x और y तो कोई से फंक्शन में आ जाए, बस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आने चाहिए। अभी ऑर्डर ऑर्डर कितना, ऑर्डर 1 डिग्री 1 और किसी का आंसर सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर जो लोग बोल रहे हैं सेकंड में ऑर्डर 1 डिग्री 1 हैंड रेज करो। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 1 ही है। यहाँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर है तो ऑर्डर 1 है, लेकिन ये अभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा नहीं, तो अपन अभी डिग्री नहीं बोल सकते। तो हमको चेक करना है कि अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 है
यहाँ पे dy बाई dx का पावर -1 है और इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हमने y को डिपेंडेंट x को इंडिपेंडेंट मान रखा है, तो अगर अपन इसके पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन 2y dy बाई dx होल स्क्वायर x dy बाई dx प्लस 3 sin y। देखो ये समझ आता है, और यहाँ से ऑर्डर 1 डिग्री 2। और जैसे इस केस में dy बाई dx की दो टर्म्स आ रही थी, बट उसका भी हमने हाईएस्ट पावर यूज किया। ऑर्डर ऑर्डर डिग्री दोनों 2। डिग्री 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। ऑर्डर 1 कैसे? अरे ऑर्डर तो 2 दिख ही रहा, ऑर्डर तो 2 इससे आ ही जाएगा, लेकिन डिग्री के लिए पॉलिनोमियल बनाना है तो अभी ये डेरिवेटिव है और ये होल पावर 1/3 में लिखा हुआ है, तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो दोनों तरफ पावर 3 करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3 प्लस 2 dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी डिग्री 3 समझ आता है, इसको ओपन करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की अलग टर्म्स बनेगी, बट हाईएस्ट पार्ट 3 रहेगा। लास्ट केस देखो, यहाँ पे अगर तुम साइन को हटाना ट्राई करो तो साइन वर्स लोगे, बट ये फिर साइन वर्स में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं होता तो डिग्री डिफाइन हो जाता, समझ आता है। तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, और इनफैक्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें कोई मैनिपुलेशन करने भी नहीं है, सिर्फ देख के ऑर्डर समझ आ जाता है ऑलवेज। लेकिन डिग्री के लिए डिपेंड करता है कि वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर पॉलिनोमियल वाली फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर डिग्री आएगी, एंड डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड। ये लिखा जरा।
देखिए जरा, अब देखो ये स्टेटमेंट में सबसे पहले अपने बोला कि हमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करना है। उसका मीनिंग क्या कि अगर अपने मान लें कि कोई क्वेश्चन ने एक फैमिली ऑफ बोला है 2y² इज इक्वल टू 3ax प्लस b प्लस 5c। तो इसमें अभी दिखने में कौन कौन से कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं? ए बी और सी। 2 और 2 3 और 5 तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें ओनली जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, लेकिन उससे पहले नंबर को रिड्यूस करना है। तो अपन d प्लस 5c को एक साथ क्लब करके कुछ d बोल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो बोला कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को अपन को मिनिमाइज करना है, 2y² इज इक्वल टू 3ax प्लस d, ये बन गया। इससे कम नहीं कर सकते कांस्टेंट्स को। अगर मान लो मैं यहाँ पे और कुछ ई भी लिखता मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो अभी तक यहाँ पे ई रहता, क्या हम और कम कर सकते हैं? कर सकते हैं। ई से डिवाइड कर दो, ई से, ए से या डी से किसी भी एक से डिवाइड कर दो, तो अभी जो तीन दिख रहे हैं वो दो ही रह जाएंगे। बट अभी ये बात क्लियर है, अगर ई नहीं है तो फिर ये वाला केस है। अब हमने कहा कि अगर दो कांस्टेंट है, तो अगर कोई भी कर्व में, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व में n कांस्टेंट्स है, तो अपन को n बार ही डिफरेंशिएट करना है। अभी अपन इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बस एक इक्वेशन तो ये है, दो इक्वेशंस और आ जाएंगी। उन तीन इक्वेशन से हम a और d को एलिमिनेट कर सकते हैं। और बहुत बेसिक सा मेथड है, कोई सी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू आ जाएगा, उनको थर्ड में पुट कर दो। आगे इसका अब तुम लोग सॉल्व करो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। जितने कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं ऑलवेज उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, कम या ज्यादा बार नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो डेटा बड़ा सिंपल हो गया, दो बार डिफरेंशिएट करने से सीधे एलिमिनेट हो रहा है। तो इसमें दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्टली ही ए और डी एलिमिनेट हो गए, तो यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। और इसका ऑर्डर डिग्री का क्या आ गया? ऑर्डर 2 डिग्री, डिग्री वजन तो आ रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर चेक करना है।
और ये नहीं आना चाहिए ना, ये और भी नहीं आना चाहिए। ये तो देखना पड़ेगा। तो एक बार देखना कि यहाँ पे अभी तो देखने में ए बी और सी तीन अननोन है, तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, बट अपन इसको दो कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ए स्क्वायर से या बी स्क्वायर से या सी से किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई सा भी एक एलिमिनेट कर लो। तो इसको या तो ऐसे लिख लो कि अगर अपन ने बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये लिखा हुआ है का, ठीक है ना। इस कर्व को ऐसे लिख सकते हैं, समझ आता है। और ये तो एक्स इनफैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन ही हो गया बाई चांस। देखो अगर अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही बन गया। एक बार देखो सुनो यहाँ तक क्लियर है। इसका बस सिंस दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा ये मतलब जरूरी नहीं कि जो वेरिएबल्स जो कांस्टेंट्स क्वेश्चन लिखे हैं उसी फॉर्म में लिखा जाए। अगर मान लो कुछ यहाँ पे वन भी होता तो भी हम इन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऊपर ले जाके कैपिटल ए कैपिटल बी बोल सकते हैं। ऑर्डर 3 डिग्री बना रहे। तो ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्स, और एक और बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। डिग्री 3 क्यों आ रहा है तुम्हारा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार देखना मैंने जो लिखा है वो सारा सही है क्या, वो कैलकुलेशन देख लो। ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर टू और डिग्री वन ही आ रहा है ना। अब तुम बताओ ये तुम्हें 3 बार डिफरेंशिएट क्यों कर दिया? हाँ तो डिफरेंशिएट करके नहीं करना है, इन इक्वेशंस की हेल्प से करना है। ठीक है, अपन ने बोला कि जितने कांस्टेंट्स हैं अपन को एग्जैक्टली उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं, अपन दो बार ही कर सकते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अभी तो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है अपन से ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछा था। जब भी तुम्हें डिग्री फाइंड करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ओनली ऑर्डर पूछा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना जरूरी है क्या? नहीं, ओनली जैसे अगर अपन को क्वेश्चन है सिर्फ ऑर्डर पूछा होता तो ओनली इस स्टेप में आंसर आ जाता कि जितने कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर।
नहीं अभी तो देखना यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी है, सिर्फ नंबर ऑफ कांस्टेंट्स को रिड्यूस करना है। अभी तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो देखो 8 कांस्टेंट लिखे हुए हैं। अब इनको देखो कितना कम कर सकते हो। सर फोर कितना आ रहा है? चार चार तीन तीन एक का 4 एक का 3 हो जाएगा 1 तीन तीन पाँच है। 1 2 3 4 4 आएगा। तुमने और कम पैसे कर लिया। इनका क्या किया? बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ बचे कितने, मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म में कितने बचे कांस्टेंट हमारे? चार नहीं तुम्हारे, तुमने तो अभी स्मॉल एक कैपिटल पी और एक और कांस्टेंट 3 लिखा है फर्स्ट टर्म में। देखो फर्स्ट टर्म में जो है वो अभी दिखने में जो 4 कांस्टेंट है वो ओनली 2 रह जाते हैं और इन दोनों में मिलके 2 रह जाते हैं। जैसे कि जो ये लिखा हुआ है इसको हम ए रेज टू पर सी ए रेज टू पर बी होल रेज टू पर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। देखना फर्स्ट टर्म को लिखना समझ आता है विदाउट किसी को स्टेप में। ए और ए रेज टू पर सी को कंबाइन करके अपन कुछ नया कांस्टेंट लैम्डा बोल सकते हैं और ए रेज टू पर बी को म्यू बोल सकते हैं। तो देखना ये समझ आता है कि फर्स्ट टर्म में ओनली 2 कांस्टेंट हो गए। इनको ओपन करोगे तो ये बी साइन एक्स कॉस पी प्लस बी कॉस एक्स साइन पी प्लस क्यू कॉस एक्स कॉस आर माइनस क्यू कॉस साइन। अब इन सारे टर्म्स को मिला के हम कुछ पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स बोल सकते हैं। साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी कॉस पी माइनस क्यू साइन आर, ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इनको क्लब करके कैपिटल पी बोल दिया। वैसे ही कॉस एक्स के लिए
वापस चार चार नहीं, तो उसके लिए जनरल सेकंड डिग्री कर्व का इक्वेशन क्या होता है? उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स आते हैं? 6 कॉन्स्टेंट्स आते हैं, लेकिन वो 6 ऑल एसेंशियल है, रिड्यूस हो सकते हैं। कितने कम कर सकते हो? एक ही कम कर सकते हो, बस कोई से भी एक ए बी सी या एच जी एफ से डिवाइड कर दो, कोई से भी एक नंबर से, तो 5 कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो जनरल सेकंड डिग्री कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c। ठीक है, बट अगर अपन ने इसको लेट्स से a से डिवाइड किया, तो इसको हम x स्क्वायर प्लस अब देखो, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कर्व के बारे में, उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कम होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जस्ट समझने के लिए कि अगर तुम्हें कर्व का प्रॉपर इक्वेशन चाहिए, तो तुम्हें कितनी इक्वेशंस चाहिए? 5, ए बी सी डी ई, 5 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 5 इंफॉर्मेशन होगी तो अपन कर्व को मतलब इन सब नंबर्स को फिक्स कर सकते हैं। इसका रिवर्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पर्सन ने बता दिया कि ये कर्व 0,0 से पास कर रहा है, तो ई 0 हो गया, तो एक इंफॉर्मेशन से एक कांस्टेंट कम हो गया। अब 0,0 से तो समझ आता है कि ई 0 हो गया। अगर क्वेश्चन ने बोला होता कि कर्व 5,7 से पास कर रहा है, तो ऑल्दो कोई भी एक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन स्टिल ये बोल सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन का मतलब कि एक कांस्टेंट कम होना, तो इस कर्व का ऑर्डर 4 हो जाएगा, इस कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, कि अगर कर्व कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, ये तो एक इंफॉर्मेशन होती है। अगर हमें कर्व का सेंटर बता रखा है कि 2,3 सेंटर है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है या कितनी इंफॉर्मेशन है? दो इंफॉर्मेशन है। अगर हम इस चीज को सर्कल में समझें, तो अगर एक जनरल सर्कल के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछेगा, तो आंसर क्या आएगा? जनरल सर्कल क्या होता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c। तो जी, एफ और सी तीन अननोन आ रहे हैं, तो अगर कोई भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि वो सर्कल का सेंटर 2,5 पे है, तो जी और एफ दोनों फिक्स हो जाएंगे। तो सर्कल का सेंटर या किसी भी कर्व का सेंटर मतलब कि दो इंफॉर्मेशन, तो दो कांस्टेंट कम हो जाएंगे। अगर कर्व कर्व 2,5 से पास कर रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन, तो एक कांस्टेंट कम होगा। ये लिखा क्या?
देखो ये स्टैंडर्ड इलिप्स को शिफ्ट करना है। क्वेश्चन है क्या सेंटर फिक्स कर रखा है क्या? नहीं कर रखा, लेकिन एक्सिस फिक्स कर रखी है। तो बस अपन को स्टैंडर्ड का शिफ्टेड इलिप्स लिखना है। तो उस इलिप्स का इक्वेशन x माइनस एल्फा होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा ए बी कोई कांस्टेंट कम कर सकते हैं? ओपन करोगे तो चलो ट्राई कर लो, वैसे नहीं होगा। अगर हम इसको इस कैपिटल 1/a² को अपन कैपिटल लिख लें तो ऐसे बन जाएगा। देखो ओपन करने से कुछ कम नहीं होगा। इसका कोफिशिएंट ए आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, तो ये दोनों रहेंगे रहेंगे। फिर जो x का पावर 1 है उसमें अल्फा आ जाएगा, और ऐसे ही y का पावर 1 में बीटा आ जाएगा, तो वो चारों ही रहेंगे। तो 4 कांस्टेंट्स रहेंगे यहाँ पे। सेम क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ, क्या लिखेंगे फाइंड, अरे वहां पे प्रॉपर लिखा नहीं, ऑर्डर ऑफ डी एक चीज दिया तो दूसरा आगे और देखो एक बार
हाँ आंसर 2 है। और देखना इसमें मेथड क्या कि अगर मेजर एक्सिस का इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बता रखा है। y को 3 पुट किया तो x1 आ गया तो सेंटर मिल गया। ऑल तो सेंटर का वैसे नीड है नहीं। हाँ, अच्छा आगे उसमें काम आ जाएगा माइनर एक्सिस का इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू कांस्टेंट और सेंटर से पास करेगा तो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अब एक इलिप्स जिसके मेजर और माइनर एक्सिस के इक्वेशंस पता है उसका उस इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वल टू नहीं, इन दिस केस अगर हमने कोई भी मान लो x माइनस 2y प्लस 5 होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 2x प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। मतलब कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम आता है राइट साइड में। तो यहाँ पे अब कितने अननोन आ रहे हैं? a और b दो अननोन आ रहे हैं तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ये मेथड से बोल सकते हो। मेथड 2 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका यूज कर लो। हमने बोला कि अगर कोई जनरल है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑर्डर 5 आ रहा है। सेंटर पता है, दो इंफॉर्मेशन मिल गई तो दो का नंबर्स कम हो जाएंगे और मेजर एक्सेस पता है तो एक और इक्वेशन मिल गई तो 3 इंफॉर्मेशन ही समझ आता है। तो 5 में से अगर 3 इंफॉर्मेशन मिल गई तो सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन और बच रही है। तो हमने कहा कि जनरल इक्वेशन में 5 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ऑर्डर। सेंटर 2 इंफॉर्मेशन और मेजर एक्सिस 1 इंफॉर्मेशन तो यहाँ से 3 इंफॉर्मेशन मिल गए अपन को।
तो एक्स एक्सिस खुद पैरेलल एक्सिस है, यहाँ तो क्वेश्चन है वन से ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड नहीं करनी होगी। ऑर्डर 2 आ रहा है क्या? फोकस 0,0 और नहीं एक ही द्वारा है। देखो ओनली एक ही कांस्टेंट बचेगा, ऑर्डर हाँ क्या है इक्वेशन पैराबोला का? एच का मान क्यों इसका y = 0 ही है ना? पैराबोला का इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना अपन को डिग्री फाइंड करने के लिए। तो अगर तुम्हें फोकस देखो दोनों मेथड से कर सकते हो, एक तो क्या ये स्टैंडर्ड पैराबोला का शिफ्टेड बनेगा तो उसका इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर अगर हमको एक जनरल पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? जनरल कोई भी कोनिक का इक्वेशन, कोनिक का डेफिनेशन क्या है? पॉइंट और लाइन चाहिए होता है और ई चाहिए होता है, तो एक पैराबोला के लिए तो ई वन ही है, तो यहाँ पे पॉइंट और लाइन का मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होते हैं। पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस तो क्वेश्चन ने बता रखा है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसका एक्सिस अभी एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस लाइन को अपन x इक्वल टू सम कांस्टेंट मान ले, x इक्वल टू k मान ले, तो अगर अपन को डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों मिल गए तो हम पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। हमने कहा कि फोकस तो अपन को क्वेश्चन ने बता ही रखा है 0,0, और इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इक्वल टू कुछ लैम्डा मान सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ रही है क्या? तो पैराबोला का इक्वेशन PS इक्वल टू PM से आ जाता है, TPM होता है और वहां पे E तो अपना वन ही है, तो PS डिस्टेंस फॉर्मूले से x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x - लैम्डा होल स्क्वायर बिकॉज E तो वन ही है। सारा कुछ ओपन किया तो x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हुआ, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लैम्डा x प्लस लैम्डा स्क्वायर, देखो ये बन रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन लिखना समझ आ गया। एक बार हैंड पहले मेथड 2 और देख लो। मेथड 2 में क्या किसी से अपन को ये समझ आ रहा था कि ये स्टैंडर्ड का शिफ्टेड ही है, तो पैराबोला ये तो फोकस है, तो अपन पैराबोला को इस टाइप का या इस टाइप का बना सकते हैं। अभी मान लो अपन ने ये मान लिया, तो इसके वर्टेक्स को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर अपन ने a मान लिया तो वर्टेक्स को -a,0 मानोगे। अगर वर्टेक्स -a,0 है तो जो पैराबोला का स्मॉल a है वो यहाँ पे a ही हो गया, तो इसका लेंथ ऑफ LR 4a हो गया। इस पैराबोला का इक्वेशन y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LR इंटू x प्लस a समझ आता है, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है।
ये दोनों इक्वेशन सेम है, सर ये समझ आते हैं क्या? यहाँ पे लैम्डा की प्लेस पे बस -2 लिखा हुआ है, तो अब या तो इससे या फिर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो। डिग्री माना इसको एक बार डिफरेंस किया दिया गया, 2 भी कैंसिल किया तो उनको लैम्डा का वैल्यू मिल गया, वो यहाँ पुट कर लेंगे तो y माइनस भी हट ही जाएगा क्योंकि माइनस लैम्डा है, तो 2x y dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा y dy/dx होल स्क्वायर। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आता है?
सॉल्व करना पड़ेगा। अरे एक्स टच कर रहा है, तुमने बाय पर डाले थे क्वेश्चन में, तुम वाई लिख लोगे क्वेश्चन में, तुमने डायग्राम में वाई एक्स टू टच कराया, तो तुम इसके क्वेश्चन चेंज कर लो, बेटर रहेगा। हाँ कैलकुलेशन देख लो। तू बोल रहा है डिग्री 2 और ऑर्डर 1। सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन लिखा। इस इंफॉर्मेशन से समझ आता है कि सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा। तो अगर अपन ने रेडियस को r मान लिया तो सेंटर 0,r हो जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उसके लिए r को एलिमिनेट करना है। तो एक तो कि अपन इसको सीधे डिफरेंशिएट करें और जो r का वैल्यू, मतलब फिर r में दो इक्वेशन आ जाएंगे, उसे एलिमिनेट कर लें। इसको थोड़ा और भी सिंपल देखो, ऐसे लिख लो x स्क्वायर अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 2r। और हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो r एलिमिनेट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, y एज इट इज माइनस x स्क्वायर एज इट इज, y का y डैश और अपॉन में y स्क्वायर प्लस y डैश इक्वल टू 0। बनी आ रहा है बेटा डिग्री। एक बार और लोग देखो, 2xy माइनस x स्क्वायर y डैश प्लस y डैश। बढ़िया। ये y स्क्वायर y डैश आएगा। क्या जोर से बोल ये कोऑर्डिनेटर कैलकुलस मिक्स अच्छा नहीं लग रहा।
ये बोल रहा है आपको कोऑर्डिनेट ज्यादा अच्छा करते हैं क्या सर को तो मैथ अच्छा कैलकुलस ज्यादा सही है। कोऑर्डिनेट नहीं देखो ये क्वेश्चन समझ आ गया। मैं सही बोल रहा हूँ। सही बोल रहा है मैथ्स तो फिर फालतू को अच्छा तो लगता है पर मार्क्स नहीं आते फिर। वो सब समझे नहीं वो सर मैं क्यों कर रहे हैं एमबीटीएस वो भी अच्छा लगा अभी लिखा सबने हटा दो। आगे तक तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा है। अब है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है उसको सॉल्व करना है। बट अपने सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशंस है। कुछ एक पर्टिकुलर केसेस जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो सेकंड ऑर्डर में भी है। बट अपन पहले अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो उसमें अच्छा एक तो है इसके सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन,
क्या है एक्चुअली तो जब तक एक्स वाई मिक्स होगा तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे बैक तो वहां से वाई को भी समय लिखा गया जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। एक बार देखना इस एग्जांपल के थ्रू कि इस वाले केस में एक बार ऊपर देख लो फिर आगे सॉल्व कर देना। इस वाले केस में अगर अपन ने यहाँ से y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 3 आ रहा है और यहाँ से भी x माइनस 3 आ रहा है, तो हम x माइनस 3 को कैंसिल नहीं करेंगे, x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। अगर हमने x माइनस 3 को कॉमन लिया तो उसका बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय dx। इतना ही चीज समझ आती है क्या? तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दिस, ठीक है। इसमें अभी वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ये dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x और 2 यहाँ पे आ रहे, इंटीग्रेशन किया तो 2 ln ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस c और इसका एंटीलॉग इस 2 को तो यहाँ भेज दिया y स्क्वायर बना के, और नहीं यहाँ भी log x ही आएगा। देखना एक इसको मैंने एक साथ लिखते हैं, ये समझ आता है कि इसके बाद जो c है हमने उसको ln ऑफ k मान लिया तो ये ln ऑफ kx हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू kx आ गया, ठीक है। और k का वैल्यू मान लो अपन ने 5 रख दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू 5x आ गया। तो एक बार आप देखो तीनों सॉल्यूशन समझ आ गए। ये तो है सिंगुलर सॉल्यूशन जो हमें बिना इंटीग्रेशन के मिला है, ये हो गया जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के आ रहा है जनरल सॉल्यूशन, और अगर हमने k का कुछ फिक्स वैल्यू 5 असाइन कर दिया तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ये सारा लिखा। बस जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये नाम से समझ आता है। जैसे जो लास्ट वाला अपने जो एग्जांपल में किया था, इसमें भी डायरेक्टली सारे वेरिएबल्स x अलग और y अलग हो गए, तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे x अलग और y अलग होता है क्या? तो वेरिएबल्स को अलग करके इंटीग्रेट कर लो। अब इस तरह से e रेज़ टू पावर 4y को अलग कर सकते हैं, और ये e रेज़ टू पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x प्लस 5।
सर सर बोलो बोलो। सर वो सॉल्विंग डी से सर वो हम ये हो गए थे, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था सॉल्विंग डी से। तो सर उधर से बताओ ना। सॉल्विंग डी यानी कि लास्ट वाली स्लाइड से ये सर राइट बोलो क्या? नहीं नहीं क्वाड्रेटिक से सॉल्व करनी है। एक बार तुम नोट तो बाद में कर लेना रिकॉर्डिंग देख के, या फिर तुम फोटो ले लो। अभी बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें बोला कि सॉल्विंग डी में 3 टाइप के सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल क्या कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके जो आंसर मिलेगा उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, तो उस सॉल्यूशन को मैंने बोला है जनरल सॉल्यूशन। अगर हम उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कोई भी फिक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन कुछ अलग टाइप का है जो इंटीग्रेशन से नहीं मिलता। अब इसका मीनिंग क्या है उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा। इस एग्जांपल में अगर हम यहाँ से y कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, और इस ब्रैकेट से भी x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। तो ये स्टेप समझ आ गया। ओवरऑल हमने x माइनस 3 कॉमन लेके उसको अलग जीरो किया, और जो रिमेनिंग बच रहा है वो ये बच रहा है, वो ये वाला स्टेप हो गया। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला x इक्वल टू 3, और इसको हमने बिना इंटीग्रेशन के फाइंड किया है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। इस वाले केस में हमने दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट किया, y अलग x अलग, इंटीग्रेशन किया और उसको बस सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से ये बन जा रहा है। तो ये k जो है वो यहाँ पे अपन ने c की वजह से लिखा था जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अगर k आ रहा है देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और अगर k को फिक्स वैल्यू असाइन कर दिया तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एग्जांपल के थ्रू तीनों टाइप के सॉल्यूशन समझ आते हैं। यस सर। तो इसका तुम लोग फोटो ले लो, या फिर मैं लास्ट में क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा, वो ले लेना स्कैन कर लेंगे। इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अपन फर्स्ट एग्जांपल। अब है मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। इसमें कुछ थ्योरी नहीं है क्योंकि नाम से क्लियर है कि बस हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो इस वाले केस में y अलग कर लिया, x अलग कर लिया और इंटीग्रेट कर दिया। फिर ये सेकंड एग्जांपल है। हाँ
और लोगों का आंसर आया इस क्वेश्चन का? हाँ, 1 plus x square into 1 plus y square is equal to some constant. और तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं। तब भी आंसर में x का y स्क्वायर का टर्म तो ऐसे ही आएगा हमारा, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का टर्म। देखो इन दिस केस यहाँ पे सिंपल दिखिए ना, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए पहले इनको बस अलग किया पहले तो, dx को यहाँ लिया तो ये x है dx और 1 प्लस x, एक मिनट, ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर है, तो 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो देखो सारा x अलग और सारा y अलग हो गया, इनको 8 कर लो। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी सिंपल है कि इसका डेरिवेटिव में 2 चाहिए तो दोनों साइड अपन ने बस 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले जाके log की प्रॉपर्टी लगा लोगे तो ये log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c, एंटी लॉग लिया तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू k, log ऑफ c को k बोल दिया। अपना इंटीग्रेशन का बुलेट तो पूरा हो गया राइट, तो अपन एरिया वाला जो है वो तो
वन से 88 तक this expression from 1 to 8 is equal to plus minus 90 क्योंकि मॉड अब ये में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा सेल का वैल्यू का रेट देखो ये इंग्लिश का लगा क्या करो पता है सॉल्व करने के दोनों अपोजिट साइन कर देंगे तो सॉल्यूशन क्यों नहीं इसको तेरा हुआ यार कौन सा दिखता भाई ब्रेक में अरे पॉकेट के लगती है भाई बहुत दूर से 3-4 बार हुए बोलेगा पापा तो बोल रहे ये बंदा पापा पापा बोल रहा अरे पापा क्या बात है ये बहुत
उधर इतने बार फुटबॉल लग चुका है मैं अभी नोट आई डोंट अंशुल को मार के देखते हैं बॉल ही वांट टू मैन ये बच्चों ने बहुत ही मैन चेक मार रहे हैं जो डर लगा आ जाएगा तूने बंदा का बात तुझे पता है कितना डर नहीं करूंगा देखना बहुत हां क्या पता चलेगा अब देखते कितना बड़ा देखा ये होते सैटिस्फाई हो जाता है भाई बहुत 10 किलो ना चल देखते हैं भाई अभी तो स्मॉल हिला रहे हैं चला नहीं क्या बोल रहे हैं मुझे क्या है ओ ये क्या कुछ अच्छा लेकर अरे तो मील भी मैथ्स का भाई इतना पढ़ता भाई इतना पढ़ता है मील भी मैथ्स का नहीं तो बेंटन वाला भाई स्टार्ट है नहीं बेंटन वाला छोड़ भाई बेंटन में ये कैरेक्टर है भाई क्या देखते हैं यही बस तू क्यों क्या दूर ये तो ना सॉरी तू क्या करता है एक बार तू ना इंस्टा का भी खाए है दैट इज वेरी मच उनसे स्किल चलो भाई मैच इस बहुत सिंपल देखना अच्छा नहीं क्या आज से फिर क्या मैं चलता हूँ पार्टी में क्या है नहीं अरे यार मैं हां तू इन्वेस्ट जब गाड़ी मैं क्यों मतलब एक्शन खरीद ले अभी तो क्या अरे चलो मोटर का देख अब तेरा अरे कितनी लंबी है अपना तेरा प्रॉपर्टी भाई बैठे यार इतने ज्यादा बोला होते हैं भाई क्या भाई एएमसी खा लेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फटाफट भाई 2 महीने में खा सकते हैं अभी जाके भाई इजी है बंदा खींच दिया बहुत बड़ा है भाई सही भाई क्या रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा है उधर का रिएक्शन बहुत इधर इसका रिएक्शन थैंक यू सर भाई स्किल्स बारे में माइनक्राफ्ट स्किल्स मेरे को कल पता चला प्यूरीफाई का बच्चा हुआ मुझे नहीं पता बच्चा है क्या बात भाई प्यूरीफाई लाइक दैट प्यूरीफाई लेजेंड है भाई मैं उससे माइनक्राफ्ट पूछता हूं सपोर्ट भाई नहीं कर रहा अच्छा पांच लेयर पे चीज रहता है भाई और It's like a mess. अमेरिका में ओबेसिटी है मेरे को
भाई तू वो चाहिए तू कहे ना जज कर रहा अंडरस्टैंड आई थिंक जज करेंगे चला फिटिंग कर रहा है आगे मेरी बेटी का मेरे तो बागु लगा अरे डाम भाई अगर भुगना वाला भाई के रिव्यू तूने मेरे को आज तो भाई है वही स्मार्ट गाड़ी वाला में आ पीछे भी शक्ल है तो लंबा वाल दाढ़ी सब कोचिंग का लंबा भाई कब से आ गया अरे नहीं अरे डालेगा कुछ ही कोई कर अच्छा अरे वो सर भी आपने आइडियल में गाड़ी Ideal man with the strongest military in the world. भाई ठीक ठाक दिख रहा है वो तो वो है किम जोंग थर्टी आइडियल मेरे को चिकन का याद दिलाता है वो होल चिकन उसकी तो होल चिकन अबे यार उसकी शक्ल वैसे दिखती है दिखता है वैसे बोल रहा किम जोंग उन कर गया बट पता नहीं लगा इतना मोटा उसका दादा एक प्रेसिडेंट पापा से प्राइम मिनिस्टर एक बेटी है वो कोरिया वाले का किम जोंग होंगे चाइना वाले का सिम जोंग जितनी ना किम जोंग या ये कितने भी रहता है बट कुछ और है चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा रेगुलेटर था माओ जेडोंग अच्छा जो अफ्रीका के ये चाइना का है न्यूपोल्ड था भाई एक बोला था 3 टोटल बहुत लूटा सबसे भाई ये भी तो दिया मेरा है लेकिन भाई और सामने में बहुत अरे भाई पापे का सामान भाई पापे का सामान दे दो मिल गया भाई अच्छा ठीक है मैं ये के सामने बट देयर से भी कर नॉट सपोज टू ईट मोटा हो भाई हमना का अरे भाई मैं ही लाया हूँ उसके हमारा तूने बहुत पैकेट है मिला के एक पैकेट हम दोनों का होना चाहिए अब तो खाए ये हम दोनों का कितना चुन दिएगा तुम कर लाता हूँ मत करो ना यार क्योंकि मैं तो आप बुरा मान बेबी कार्ड दे दो छोटे छोटे टमाटर की अनंत का नाम लिखा इसमें रहना था दादा मैंने कहा बर्गर वो बैठा ही मेरे पानी की बोतल में बहुत पानी है तो क्या बात अगला लेक्चर एएमसीएच का भाई सबको लिखा ये नहीं हो सकता उनको भी देना था मैं ऑफर करता हूँ भाई फेड भाई ये तो याद नहीं
डीपी नहीं ये नहीं आता ना तेरे डीबी को भी क्या था? अरे नाटेला ब्रांड नाटेला कमेंट मेरे को भी दे यार तुम्हारे बाप हाँ हाँ हां तेरा काम कर अरे साइड से देना यार, अंदर के